ध्यान से देखना, इस ग्राउंड के बेस पे जो टीम बनी है मैं आपको वो दिखाऊंगा। ग्राउंड एनालिसिस जो हमने कर ली है, तो ये एक आपके पास टीम आती है दोस्तों। तो ये ग्राउंड के बेसिस पे आपने टीम देख ली है। अब ऐसे ही तीनों हेड टू हेड वर्ल्ड कप के एनालिसिस और लास्ट 4 साल के परफॉर्मेंस के बेस पे मैं आपको टीम बताने वाला हूँ। हेलो ऑल द क्रिकेटर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। दोस्तों, आपको पता है कि पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को खेला जाने वाला है मुंबई में। ऐसे में मैं आपको तो बताऊंगा ही कि आपको अपनी टीम कैसे पिक करनी है। आपको पहली बार मैं ऐसा लाइव दिखाऊंगा कि भाई 4 कॉन्सेप्ट जो हम बताते हैं, 4 फैक्टर्स, उस पर मैं आपको लाइव बताऊंगा कि जैसे ये ग्राउंड की परफॉर्मेंस आई, ये आपकी एग्जैक्ट टीम होनी चाहिए। ये हेड टू हेड मुकाबले हुए भारत और न्यूजीलैंड के बीच, ये आपकी टीम होनी चाहिए। वहां पे एक दो आप अगर आप देखोगे, आपको लगेगा कि यार ये प्लेयर होना चाहिए था, वो एक दो चेंजेस आप कर सकते हो, बट अदरवाइज वो परफेक्ट टीम आपको यहाँ पर मिलेगी और आप ड्रीम 11 में अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो। हालांकि मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि भारत और न्यूजीलैंड का ये मैच बहुत ही रोमांचक होने वाला है। हम सब चाहते हैं कि भारत जीते, और मैं भी ये भी चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी टीम अच्छी बना के आप लोग भी जीते। तो एक चीज यहां पर देखनी होगी कि जो ये मैच है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक गलती भी अगर होती है तो टीम न्यूजीलैंड वो कवर कर सकती है। पिछले मैच में आपने देखा होगा कि सचिन रविंद्र का एक कैच छोटा था और उन्होंने अच्छी पारी खेली थी। तो यहाँ पर गलती नहीं करनी होगी कि ये ऐसा नॉकआउट मुकाबला होता है, यहाँ पर अगर एक गलती भी होती है तो बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्मेंस भारत ने किया है। तो मैं तो चाहता हूँ कि भारत वर्ल्ड कप फाइनल जीते, कैसे भी जीते, वन साइडेड जीते, चाहे लड़के जीते, कैसे भी जीते, लेकिन जीते। तो आपको यहाँ पर चैनल पर बने रहना है, और मैं आज आपको लाइव चारों चीज दिखाऊंगा, चारों कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको टीम पिक करनी है। यहाँ पर आपको लाइव दिखाऊंगा, इसलिए चैनल से बने रहेगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे से हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो ऐसे ही दिखाएंगे, आपको सीधा सीधा टीम दिखाएंगे कि भाई ये परफॉर्मेंस आई है, अब इस बेस पे ये टीम निकल के आती है। आपको लगता है कि यार ये इस ग्राउंड के हिसाब से तो ये प्लेयर नहीं जमता है, तो आप चेंज कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जो मैं परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, और वो मैं खुद से परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, जो परफॉर्मेंस आपको दिखेगी उसी के बेस पे टीम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत क्या बदला ले पाएगी। वानखेड़े में अगर मैं देखूं तो रन्स तो आपको भी पता होगा काफी बनते हैं, और मैं चाहता हूं कि भारत पहले बल्लेबाजी करे। न्यूजीलैंड भी हालांकि यही चाहेगी कि पहले बल्लेबाजी करके एक अच्छा स्कोर बना के टीम के ऊपर प्रेशर डाला जाए। भारत की बल्लेबाजी थोड़ी डीप तक है, तो उससे थोड़ा सा आश्वस्त हूं कि भाई 6 विकेट तक भी अगर गया तो भारत अच्छे से उसको कवर कर सकता है, अगर रन 300-310 का भी हो तो अगर मैं वानखेड़े स्टेडियम में चलता हूं, आपको सबसे पहले वहां पर लेकर चलता हूं और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि भाई जो वानखेड़े स्टेडियम है वो पिछले वर्ल्ड कप से लेकर मैं अब तक की अगर बात करूं तो 6 मैचेस हुए हैं। हालांकि मेरे पास जो पूरा डेटा है इस वानखेड़े स्टेडियम का, तो अच्छा खासा डेटा 10 मैचों का है। तो इस 10 मैचों से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे और आपको अंदाजा लगाने में आसान होगा। ग्राउंड बहुत ही अच्छा है पहले बैटिंग के लिए, जैसा मैंने कहा, वैसे ही सेकंड बैटिंग को भी अच्छा है। ये नहीं कि फर्स्ट बैटिंग कर लिए तो आप 325 रन भी सेफ है, 325 चेज भी हो सकता है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि भाई एक नॉकआउट मुकाबला है, तो इसमें हो सकता है कि 320-25 शायद ज्यादा हो जाए। तो दोनों ही टीमें चाहेंगी कि पहले बैटिंग करना, बट टॉस तो हक में जिसके आएगा, जिसका नसीब होगा, बट यहाँ पर चेस भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि जो 10 मैचेस हुए हैं, अगर मैं पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक की बात या करूं, या उसके पहले भी हमने 1-2 मैचेस और भी जोड़े हैं, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो टोटल 10 मैचेस आपको दिख रहे होंगे। और इन 10 मैचों में अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बहुत ही रोमांचक मैं आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा। आप पहले परफॉर्मेंस देख ले इस ग्राउंड की। तो 308 एक एवरेज स्कोर यहाँ पर बोला गया है, और सेकंड बैटिंग करते वक्त 221। तो ये देखिए, सेकंड बैटिंग आप यहाँ पर देखोगे तो 10 में 6 मैचेस जीते हैं, पहले बैटिंग करते वक्त 4 मैचेस जीते हैं, बट सेकंड बैटिंग का एवरेज स्कोर गिर गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि अफ्रीका के 1-2 मैचों में 400 तक का टोटल आया था, और जो सेकंड बैटिंग टीम थी वो 150-200 ऐसे ही ऑल आउट हुई थी। तो इसकी वजह से यहाँ पर अच्छा हुआ भारत को यहाँ पे अफ्रीका नहीं मिली, नहीं तो अफ्रीका अगर पहले बैटिंग करती तो ज़्यादा रन बना सकती थी। हालांकि हमारी गेंदबाजी अच्छी चल रही है, बट आप कुछ नहीं कह सकते हैं। तो जो भी है सही चल रहा है मेरे ख्याल से। 6 मैचेस तो मैंने जैसे कहा था, चेस भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन जो नॉकआउट मुकाबला है, अगर एक 330 यहाँ पे मैं बोलूँगा 330-35 का स्कोर लग जाता है तो एक अच्छा सेफ स्कोर माना जा सकता है।
बट यू नेवर नो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 300 अधिक 4 बार बना है, 251 से 300 तो 4 बार, तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये 300 से अधिक का ही स्कोर होना चाहिए अगर किसी टीम को जीतना है तो। अब यहाँ पे विकेटें देखो तो 7 विकेटें पहले इनिंग में, 6 विकेटें दूसरे इनिंग में, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर चेज हुआ है, इसके लिए यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर दबदबा अगर आप देखो तो फास्टर्स मतलब मैं जैसे सीधा सीधा नाम लूंगा, शामी, बुमराह, सिराज, फिर उसके बाद अगर फर्ग्यूसन होते तो वो भी रहते न, वो नहीं है तो मैं ट्रेंट बोल्ट का नाम यहाँ पर तेजी से लूंगा, ट्रेंट बोल्ट। उसके साथ साथ बोल्ट तो भाई भारत को परेशान करते ही है, खासकर नॉकआउट मैचेस में। तो ये सब बॉलर जो 3-4 बॉलर है फास्टर यहाँ पर अच्छा चल सकते हैं। स्पिनर के लिए भी अगर आप देखोगे तो 75% लगभग फास्टर और मीडियम फास्टर ले जाते हैं, तो 25% है। अब 25% में आप मौका दे सकते हो जाडेजा या कुलदीप जाडेजा या सैंटनर। जाडेजा को मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि डीप तक अगर बैटिंग आती है तो जाडेजा कुछ रन भी बना सकते हैं। न्यूजीलैंड के से साथ तो आपको पता ही वो कैसा खेलते हैं, और ग्राउंड भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्लो रहेगा, तो जाडेजा यहाँ पे अच्छा विकल्प है। अब मैं यहाँ पर हाईएस्ट रन गेटर की बात करूँ तो विराट कोहली ने 357 रन बनाए हैं, हालांकि 4-5 मैचेस जो भी खेले हैं। इसके बाद क्विंटन डिकॉक, ग्लेन मैक्सवेल आप देख सकते हैं, हेनरिक क्लासन, MS धोनी, तो ये कुछ टॉप बैटर्स हैं। अगर बॉलर की बात करूँ तो आप देखिए सब फास्टर हैं, शामी, रबाडा, स्टार, जेराल्ड कोइट्स, और अगर मैं वही एक और बॉलर देखूं टॉप 5 में तो सिराज हैं। तो भारत के बॉलर्स तो हैं ही यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट ने भी शायद एक बार 4 विकेट लिया था। तो ये देखिए दोस्तों, ये हेड टू हेड जो है, माफ करना, ये इस ग्राउंड की खासियत मैंने आपको दिखा दी है। अब मैं इस बेस पे जो टीम बनेगी, ध्यान से देखना, इस ग्राउंड के बेस पे जो टीम बनी है मैं आपको वो दिखाऊंगा, ग्राउंड एनालिसिस जो हमने कर ली है। तो ये एक आपके पास टीम आती है दोस्तों। आप बॉलर्स देख सकते हैं, सिराज, बोल्ट, शामी, यहाँ पर बुमराह को नहीं रखा है, लेकिन हाँ यहाँ पर कुछ चीजें जो मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए हमें तो 11 ही प्लेयर चूज करने हैं, तो जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि सिराज और शामी ने ऑलरेडी यहाँ पर अच्छी विकेटें ली हैं, इसके लिए मैं इन दोनों का नाम रखा हूँ। और थोड़ा सा जो तेज खेलते हैं, जैसे कि हमने देखा डिकॉक हुए, या फिर आपके रोहित भी हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मिस किया हूँ मैं वो बताऊंगा आपको, सो दैट कि आप समझ सकते हैं कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं हो सकता है। गिल का नाम मैं लेना चाहूंगा कि गिल यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं, पिछले मैच में शायद इन्होंने और कोहली ने मिलकर अच्छा रन भी बनाया था। ग्लेन फिलिपी भी थोड़ा तेज खेलते हैं और कॉनवे भी तेज खेलते हैं, इसलिए मैंने इनका नाम रखा है। रचिन रविंद्र की भी स्ट्राइक रेट अच्छी होती है और ये थोड़ी बहुत बॉलिंग करते हैं, इसके लिए मैंने इनको रखा है। और रविंद्र जाडेजा को इसके लिए रखा है क्योंकि भाई ये न्यूजीलैंड के साथ अगर मैच हो तो आप इनको हमेशा अपने टीम में रख सकते हो। और जैसे मैंने कहा, रोहित या बुमराह को मैंने नहीं रखा है यहाँ पर, उसका रीज़न ये है कि बुमराह अच्छी बॉलिंग करेंगे, यहाँ पर अटैक करेंगे, हो सकता है विकेटें ना मिले या एक दो विकेटें मिल भी जाए। और रोहित शर्मा का इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कुछ 4 मैचों में शायद 50 रन ही बनाए हैं। तो ये तो ग्राउंड की एनालिसिस है, इसके बेस पे ये मैं इनको हटा भी सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई ये रन बनाए, पर ग्राउंड के हिसाब से इनका ये यहाँ पर बनता नहीं है। और वैसे ही मैं विलियमसन की बात कर रहा हूँ। विलियमसन ऐसे प्लेयर है कि वो किसी भी ग्राउंड पर अच्छा खेल सकते हैं, बट उन्होंने ऐसा कुछ खेल यहाँ पर खेला नहीं है, इसके लिए हो सकता है मैंने इनका नाम ना लिखा हो, बट वो ऐसे प्लेयर हैं कि वो कहीं भी खेल सकते हैं। तो ये तो ग्राउंड के बेसिस पे दोस्तों ये टीम बन गई है। अब मैं आपको, तो ये ग्राउंड के बेसिस पे आपने टीम देख ली है, अब ऐसे ही तीनों हेड टू हेड वर्ल्ड कप के एनालिसिस और लास्ट 4 साल के परफॉर्मेंस के बेस पे मैं आपको टीम बताने वाला हूँ। पहले हम परफॉर्मेंस देखेंगे और टीम देखेंगे, तो प्लीज़ यहाँ पर आप बने रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूँ हेड टू हेड, देखते हैं कि भाई हेड टू हेड जो मुकाबले हुए हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच, उसमें कैसा रहा है दबदबा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा वानखेड़े स्टेडियम को। सबसे पहले मैं हटाता हूँ क्योंकि इंडिया न्यूजीलैंड की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पिछले वर्ल्ड कप से लेके मैं अगर बात करूं, अब तक 11 मैचेस हुए हैं, तो ये 12वां मैच रहेगा पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक, या फिर उससे कहिए आप थोड़ा उसके पहले भी हमने कुछ मैचेस, मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि भाई 2019 से ही अगर मैं लूँ तो 9 मैचेस होते हैं। हालांकि 2017 का भी मैच मैंने लिया है क्योंकि न्यूजीलैंड और भारत का एक मुकाबला वानखेड़े में हुआ था, इसके लिए मैंने
लास्ट 5 साल का नहीं, मैं कुछ और पहले भी लेता हूँ। तो अगर आपको एक मुकाबला मैं दिखा देता हूँ, या मैं वानखेड़े स्टेडियम ही सेलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई वानखेड़े में अगर कोई मैच हुआ था भारत और न्यूजीलैंड का तो कैसा हुआ था। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत वो मैच हारा था, न्यूजीलैंड ने वो चेज किया था, 280 का था। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर चेज होता है तो 280 पे शायद कुछ काम ना पाए। आप देख सकते हैं वो मैच में, ये वहाँ का ही ग्राउंड है, तो ट्रेंट बोल्ट आप रख सकते हैं। मैंने हो सकता है ग्राउंड के हिसाब से सऊदी को रखा हो, लेकिन ट्रेंट बोल्ट आप जरूर रख सकते हैं। विराट कोहली जैसे मैंने कहा था, और बाकी तो कोई प्लेयर वैसे थे नहीं। रोहित शर्मा देखिए 20 ही रन बनाए थे, बाकी तो कोई प्लेयर वैसे थे नहीं। बॉलर की बात करो तो बुमराह ने एक ही विकेट लिया था, और शायद सिराज और शामी तो थे नहीं, कुलदीप का भी एक विकेट था, तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस थी। बट मैं वैसे ओवरऑल हेड टू हेड की बात कर लेता हूँ, भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो मैचेस हुए हैं, तो 11 मैचेस हुए हैं, 12वां मैच होगा ये दोस्तों, और 12वें मैच में हम चाहते हैं कि भारत भी 6 जीतकर 6-6 से बराबरी कर ले। तो आप देख सकते हैं विराट कोहली टॉप पर है, फिर शुभमन गिल है। गिल का तो आपको पता है एक दोहरा शतक भी मारा है न्यूजीलैंड के साथ, तो काफी उम्मीदें होंगी न्यूजीलैंड के साथ। सबका शतक आ चुका है, सिर्फ गिल का शतक बाकी है, तो मुझे गिल का शतक सेमीफाइनल में दिख रहा है दोस्तों। और अगर गिल का शतक सेमीफाइनल में आता है, बड़ा शतक आएगा, और वो बड़ा शतक आता है तो भारत आसानी के साथ मैच जीत सकता है, और आप भी ये टीम को पिक करके अपने मैच जीत सकते हैं। अय्यर का देखिए 66 का है, तो श्रेयस अय्यर भी अच्छे पिक हो सकते हैं आपके। रोहित का मैं देख रहा हूँ 38 का एवरेज है, तो अब अगर ये 40 रन तेज बनाते हैं तो ये आपके ड्रीम टीम में आ सकते हैं, तो उस हिसाब से ये टीम में आप अपने रख सकते हैं। केएल राहुल हमेशा 58 का औसत है, अगर इनकी पारी आती है तो ये जरूर अच्छा करेंगे, क्योंकि मैं अगर ये सोच रहा हूँ गिल अगर अच्छा रन बनाते हैं कुछ 150 160, तो हो सकता है गिल ही आपके प्लेयर हो, शायद राहुल की पारी ना आ पाए, लेकिन वैसा नहीं होता है, तो केएल राहुल को जरूर रख सकते हैं टीम में। जाडेजा का देखिए 90 का औसत है न्यूजीलैंड के साथ, तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स है कि न्यूजीलैंड के साथ काफी अच्छा किया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जाडेजा तक पारी ना आए, ऊपर ही खेल के ये लोग जिता दें। और बॉलर की बात करूं तो 6 मैचों में 11 विकेट कुलदीप के पास है, शामी के पास 4 में 10 है, तो शामी आपके पिक हो सकते हैं। सिराज की बात करूं 3 में 6 है, बुमराह देखिए 7 में 5 है, हेड टू हेड में थोड़ा पीछे है, तो इसके लिए मैं इनको यहाँ पर पिक नहीं करूंगा। बट शुरू में विकेटें चाहिए, अगर सिराज नहीं निकालते हैं तो बुमराह ही निकालेंगे। और वैसे में अगर न्यूजीलैंड की भी हेड टू हेड की बात करूँ, भाई उनके कौन से प्लेयर अच्छा खेलते हैं भारत के साथ, तो यहाँ पे टॉम लैथम का वर्ल्ड कप बकवास गया है, लेकिन वो भारत के साथ 11 मैचों में 457 रन, अच्छा पारी खेला है। उसके साथ ही मैं अगर बात करूँ तो केन विलियमसन की 53 की औसत है। उसके बाद बात करूँ कॉनवे का उतना अच्छा नहीं है, 36 का औसत है, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम है, अगर थोड़ा तेज खेल गए तो 50-60 रन भी बना सकते हैं। वैसे मैं मिचेल की बात करूँ तो 35 का औसत है, एक शतक आया था तब ये 35 की औसत बनी थी, नहीं तो उनका भी कुछ अच्छा रन नहीं है। उसके बाद में अगर और थोड़ा सा नीचे जाऊं तो सचिन रविंद्र आपको नहीं दिखेंगे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शायद एक ही मैच खेला है, तो एक मैच में उन्होंने अच्छा रन बनाया था। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए ग्लेन फिलिपी का 4 में 75 है, और सचिन रविंद्र का 1 में 75 है, तो कुलदीप फंसा सकते हैं ग्लेन फिलिपी और ये सब प्लेयर्स को। बट सचिन रविंद्र आप अपनी टीम में रख सकते हो। वैसे मैंने टीम सऊदी की बात की, 6 में 11 विकेटें हैं दोस्तों। बोल्ट 4 में 7 है, पर इन्होंने भारत के साथ वानखेड़े में 4 विकेटें ली थी, जब पिछली बार 2017 में शायद खेले थे, तो उस हिसाब से ये आपके पिक हो सकते हैं। बट अगर समझे कि अगर ट्रेंट बोल्ट के 3-4 ओवर खेल ले जाते हैं तो भारत अच्छी स्थिति में खत्म कर सकता है। सेंटर की बात करूं तो 10 में 5 ही विकेटें हैं, तो इस हिसाब से ये मेरे हेड टू हेड के भी बनते नहीं हैं। तो आपको दोस्तों हेड टू हेड के आपने देख चुके हैं, अब हम आपको टीम दिखाता हूं कि भाई जो हेड टू हेड के बेसिस पे मेरी टीम बनेगी वो कैसी बनेगी। ग्राउंड के बेस पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हेड टू हेड की अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टीम आपको दिख रही होगी। तो आपको पता है जडेजा अच्छा करते हैं, सचिन रविंद्र ने एक ही मैच खेला है, 75 का औसत है, विलियमसन का काफी अच्छा है। अब डैरेल मिचेल मैंने यहाँ पर नहीं है, हालांकि पिछला मैच में उन्होंने शतक मारा था, तो ये आपके प्लेयर पिक हो सकते हैं। बट पिछले मैच के पहले अगर मैं इनको देखूं तो डैरेल मिचेल का 4 मैचों में सिर्फ 40 या 45 रन ही था, इसकी वजह से मैंने इनको नहीं रखा है। पिछले मैच में लेकिन शतक आया था, एक मैच में शायद 130 बनाया था, तो मिला के इनका 36 की औसत हो गई है, तो उस हिसाब से मैंने इनको पिक नहीं किया हुआ है। दूसरी मैं बात करूं रोहित की भी, तो जैसे मैंने कहा उनका भी 35 का ही 38 का एवरेज है रोहित शर्मा का, डैरेल मिचेल का 35 का एवरेज है, इसलिए मैंने ये दोनों को पिक नहीं किया है। बट जैसा मैंने कहा कि भाई दोनों ही प्लेयर ऐसे हैं कि कभी भी काम कर सकते हैं, इसलिए ऐसे प्लेयर्स को ना रखे तो भी एक रिस्क होता है। बट हेड टू हेड मेरी एनालिसिस के हिसाब से ये दो प्लेयर नहीं रहेंगे। बाकी शामी को मैंने रखा है, कुलदीप को रखा है, सिराज भी यहाँ पर इवन में रख सकता हूँ, सिराज। तो ये 3 प्लेयर है दोस्तों
ये अब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि अगर इन तीनों प्लेयर की जगह बनती है किसी को हटा के, देखिए बोल्ट ने पिछली बार वानखेड़े में 4 विकेट ली थी, तो इसके लिए मैंने इनको रखा है। हालांकि भारत के साथ अच्छा ही करते हैं, स्पेशली नॉकआउट मैचेस में। तो दोस्तों ये तो हेड टू हेड के बेसिस पे ये टीम थी। मैं आपको साथ में ये भी बताते चलता हूँ कि भाई कौन से प्लेयर और भी पिक हो सकते हैं, लेकिन हमने पिक क्यों नहीं किया उसका भी रीजन बता देता हूँ। तो आप आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर सकते हैं ठीक है ये रीजन सही है या ये रीजन गलत है, आप अपने टीम में इंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ दोस्तों कि वर्ल्ड कप की जो परफॉर्मेंस है। तो अगर मैं वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस आपको दिखाना चाहूँ, दोनों ही टीमों की मैं दिखाऊंगा लाइन से, और उसके बेसिस पे भी एक टीम बनाऊंगा कि भाई माफ करना, मैं पहले इंडिया, तो दोस्तों अगर वर्ल्ड कप की आप बात करूं तो देखिए अभी तो विराट कोहली 594 रन बनाकर, मैंने अभी भारत और न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूं। अगर आप चाहते हो मैं 1 मिनट के लिए सारा टीमों का दिखा देता हूं। तो वैसे भी विराट कोहली नंबर 1 पर है, अब 594, क्विंटन डिकॉक का 591 है। तो चलिए पहले भारत और न्यूजीलैंड का मैच है तो मैं उन दोनों की ही बात करूंगा, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। विराट कोहली ने 9 मैचों में 594 रन बनाए हैं। तो इनका वर्ल्ड कप आप देख सकते हो, 101 नॉट आउट, 103 नॉट आउट, 55 नॉट आउट, 3 नॉट आउट है, 99 का एवरेज है। सचिन रविंद्र की मैं बात करूं तो 70 की एवरेज है और ऑलरेडी 3 शतक आ चुके हैं, उसमें 123 नॉट आउट का एक अच्छा स्कोर है। रोहित की मैं बात करूं तो 503 है, तीसरे स्थान पर है। श्रेयस अय्यर की बात करूं तो 421 है 9 मैचों में, 128 जो पिछला शतक नीदरलैंड के साथ लगाया था, और अच्छी पारियां भी आई हैं 77 रन की, 82 रन की। तो इनकी जो पारियां हैं आप देखोगे, 82 रन की जो पारी थी आपको याद होगा, फिर उसके बाद 77 रन की पारी। तो अच्छी पारी खेलते आ रहे हैं, लय में लग रहे हैं, तो लय में है तो ये जरूर आपकी टीम में हो सकते हैं। डरल मिचेल की बात करूं तो मैं एक शतक भारत के साथ ही आया था 130 रन का, उसके बाद एक हाफ शतक आया, फिर छोटे छोटे स्कोर फिर भी आए हुए हैं। कॉनवे की मैं बात कर लूँ तो बस पहला ही मैच में 152 था इनका, उसके बाद से फ्लॉप ही चले हैं, 42, 45, 20, 0, 28, 2, 35, 45। तो मैं चाहूंगा कि 15-20 रन ही बनाए, ज़्यादा ना बनाए पाए। तो टॉप के 5-6 परफॉर्मर आप एटलीस्ट बैटर के ले सकते हो। केएल राहुल को अगर आप देखोगे तो उनका भी एवरेज 69 का है, 69 का एवरेज है, और 8 मैचों में 347 रन है। गिल गिल की मैं बात कर रहा था। गिल ऐसे वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के हिसाब से देखोगे तो आप तो 38 या 39 के औसत है, शायद ये आपकी टीम में पिक होने लायक ना हो, क्योंकि अब तक की इनकी जो परफॉर्मेंस आई है, एक 92 का स्कोर श्रीलंका के साथ किया था, उसके साथ ही एक 50 पिछले मैच में आई थी और एक 50 आई थी थोड़ा पहले मैचेस में। बाकी कोई रन ज़्यादा आया नहीं है, शतक आया नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप के बेसिस पे भले आप इनको ना लें, बट इनका एक अच्छा शतक आ सकता है। वैसे मैं बॉलर की बात करूं तो जसप्रीत बुमराह पहले पर है भारत और न्यूजीलैंड में। अगर मैं बात करूं तो उसके बाद मोहम्मद शामी पिछले मैच में विकेटलेस रहे थे, हालांकि बॉलिंग भी ज़्यादा नहीं की थी, मतलब आप कहो कि हमारे बैटर्स ने भी आके बॉलिंग कर दी थी, इनको शायद 10 ओवर का कोटा नहीं दिया था। मिचेल सैंटनर है, इस पिच के हिसाब से मुझे तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा स्पिनर को यहाँ पर उतना मदद होगी ना, लेकिन भाई सैंटनर ऐसे बॉलर जो थोड़ा सा हवा में रख के भी अपने आप को मदद ले सकते हैं। रविंद्र जाडेजा 10 में 16, 9 में माफ करना, ये 10 मैचेस दिख रहे हैं, बट 9 में 16 विकेटें हैं इनकी। कुलदीप यादव 9 में 14। तो ऐसे ही कुछ ट्रेंट बोल्ट की बात करो तो 9 में 13, उतना अच्छा वर्ल्ड कप आया नहीं है, देखेंगे आप अगर तो। उसके बाद मोहम्मद सिराज की भी उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने बॉल नहीं डाला हुआ है, 9 मैचों में से 12 विकेटें हैं। तो दोस्तों ये वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बेस पे अगर मैं आपको एक टीम बताऊं तो आप ध्यान से देखना दोस्तों, ऑलरेडी मैं आपको हेड टू हेड बता चुका हूं, ग्राउंड एनालिसिस के बेस पे टीम बता चुका हूं। अब वर्ल्ड कप के बेसिस पे अगर मैं चलूं तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड कप के बेसिस पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये टीम आती है आपको। यहाँ पे मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि भाई एक प्लेयर फिर से हमने मिस कर दिया, श्रेयस अय्यर। उसके वर्ल्ड कप ठीक अच्छा ही गया है, और उसके बाद बाकी अगर देखोगे तो भारत के बॉलर्स ही आपको दिखेंगे, क्योंकि ये सब ने टॉप परफॉर्म किया। जो टॉप परफॉर्मर मैंने उनको ही उठाया हुआ है, और श्रेयस अय्यर एक सिर्फ ऐसे हैं मिसिंग है, तो उनको आप मिचेल की जगह पे या किसी की जगह पे रख सकते हो। देखिए एक चीज ये है कि यहाँ पर आप विलियमसन का नाम अगर पाते
अगर वो पूरे मैचेस खेलते हैं, अगर मैं उनका एक आपको परफॉर्मेंस दिखा दूं, फटाफट में देख लेते हैं हम लोग। क्योंकि देखिए विलियमसन ऐसे प्लेयर हैं जो कभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं, और ऐसे मैचेस में वो काफ़ी अच्छा तगड़ा खेलते हैं। अब मैं विलियमसन का अगर मैं आपको नाम दिखाना चाहूँ कि भाई विलियमसन कहीं पे है, तो यहाँ पे आप देखोगे, माफ करना, लॉकी फर्गूसन, थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा। 11 नंबर पे भारत, और ये मैंने न्यूजीलैंड सेलेक्ट किया। तो तीन ही मैच खेला है, लेकिन उनका अगर एवरेज देखो 94 का है, तो इस हिसाब से वो आपकी हर टीम में पिक होने चाहिए। बट यहाँ पे 9 मैचेस की बात आ रही है, इसलिए वो पिक नहीं हो पा रहे हैं, अदरवाइज एक अच्छी पिक होंगे वो आपकी टीम के लिए। तो मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रहा था कि श्रेयस अय्यर और दूसरा नाम मैंने जो लिया, तो आप ये सोच सकते हैं कि यार ये बंदा वर्ल्ड कप में परफॉर्म इसे क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि इसने तीन ही मैच ही खेला है, तो इसकी परफॉर्मेंस कहाँ से दिखेगी आपको। ठीक है, तो ये दो बंदे भी आप अपनी टीम में एडजस्ट करना चाहे कर सकते हैं, किसकी जगह पे करेंगे वो आप सोच सकते हैं। सैंटनर देखिए स्पिनर के लिए वहाँ पे मदद नहीं है, इसलिए मैं आपको चारों कंडीशन पे दिखा दूंगा, उसके बाद आपको डिसाइड कर सकते हैं कि भाई स्पिनर को मदद नहीं तो मैं इसकी जगह पे विलियमसन को भर देता हूँ। श्रेयस अगर मैं किसी कॉनवे का फॉर्म नहीं चल रहा है मैं उसकी जगह पे ले लूँ, तो ये सब चीज़ें आप सोच सकते हैं। अब ये जो लास्ट एक टीम बताऊंगा दोस्तों आपको, जो लास्ट टीम मैं बताने वाला हूँ वो मैं पिछले 4 सालों की परफॉर्मेंस के बेसिस पे बनाऊंगा। तो ये चारों टीमें अपनी हो जाएंगी कि भाई चारों जो कॉन्सेप्ट, जो 4 फैक्टर्स होते हैं हमारे, उसके बेस पे ये टीमें मैं बता दूंगा आपको। तो अगर मैं आपको पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक का परफॉर्मेंस दिखाना चाहूँ भारत और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का कैसे आया है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बॉलिंग में है कुलदीप यादव ने 60 मैचों में 86 विकेटें ली हैं। बुमराह हैं, शामी हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं। ट्रेंट बोल्ट का देखिए 35 मैचों, मतलब आप विकेट्स पर मैच देखिए तो लगभग 1.9 है। कुलदीप का कम है थोड़ा। बुमराह 1.8, 2.1 शामी है, 1.7 सिराज है। मैट हेनरी आते हैं, हालांकि मैट हेनरी टीम में है नहीं। मिचेल सैंटनर का भी देखे तो एक एक का ही है, 42 में 43 विकेटें। टीम सऊदी की मैं बात करूँ तो 21 में 35 है, 1.7 है। तो ऐसे कुछ टॉप के बॉलर आप देख सकते हो यहाँ पर हैं आपके सामने। और मैं वही अगर बैटर्स की बात कर लूँ तो पिछले 4 सालों की परफॉर्मेंस के हिसाब से आप देख सकते हो विराट कोहली हैं भारत के लिए, रोहित शर्मा हैं। पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक का मैं अगर बात कर रहा हूँ, केएल राहुल है, तो भारत के शुभमन गिल है, श्रेयस अय्यर भी है यहाँ तक कि 50 की एवरेज के साथ। शिखर धवन की मैं बात करूँ, माफ करना, टॉम लैदम, न्यूजीलैंड की तरफ से टॉम लैदम आते हैं, 36 की ही एवरेज है, तो यहाँ पे एवरेज उतनी अच्छी नहीं है, बट ठीक है, टॉप 4 में वो है। डैरल मिचेल की बात करूँ तो 47 की औसत है। कॉनवे की बात करूँ तो 44 है। किन विलियमसन की बात करूँ तो 65 की औसत है। देखिए आप मैच देखिए, सिर्फ 22 ही मैच है। इसके लिए विलियमसन एक ऐसे प्लेयर जो आप हर टीम में रख सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल उनका जो एक ये कट वाला लेजी शॉट है, कट लग के बोल्ड भी हो सकते हैं, तो अगर वो शॉट अगर संभाल के खेले तो मेरे ख्याल से ये आपके पिक ऑफ द डे हो सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये वर्ल्ड कप का नहीं, माफ करना, ये पूरे पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक का परफॉर्मेंस था, मतलब लास्ट जो वर्ल्ड कप के लास्ट मैचेस अभी तक भारत ने खेला है वहां तक। अब मैं इस हिसाब से अगर एक टीम पिक करना चाहूँ कि भाई तो क्या टीम होगी, तो आप देख सकते हैं ये टीम आपकी आती है लास्ट 4 साल की परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो लास्ट 4 साल की परफॉर्मेंस के हिसाब से आप देख सकते हैं टॉम लैदम, कोहली, शर्मा, राहुल, गिल, मिचेल, रचिन रविंद्र। अच्छा, रचिन रविंद्र का मैं नाम हमेशा रख रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी बॉलिंग करते हैं। लास्ट 4 साल के बेसिस पे अगर आप इनको हटा के विलियमसन भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट हमें एक ओवरऑल टीम बनानी होगी दोस्तों, क्योंकि शामी, कुलदीप, ट्रेंट बोल्ट, तो ये एक अच्छी टीम होगी लास्ट 4 साल के परफॉर्मेंस के बेस पे अगर मैं देखूँ। बट अगर आप चाहोगे कि भाई चलिए ये 4 टीम तो मैंने बता दिया आप लोग को, मतलब अगर लास्ट 4 ईयर्स देखिए की परफॉर्मेंस के बेस पे, वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बेस पे, और अगर आप चाहते हो ग्राउंड कैसा खेलेगा उसके हिसाब से, और हेड टू हेड जो मैचेस हुए हैं इन दोनों के बीच उसके हिसाब से, तो भारत का पलड़ा भले ही 11 मैचों में से 5 ही जीता हो, बट जो कंडीशंस है वो भारत के लिए सुटेबल है। और वानखेड़े में अगर शुरू में सिर्फ 5-7 ओवर अगर भारत पहले बैटिंग करता है, 8-10 ओवर विकेट संभाल लेता है, तो एक अच्छा टारगेट बना के देगा, जो कि नॉकआउट मैच के लिए अगर 350 रन बन जाते हैं तो काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये 4 टीम आपने देख लिया, अपने हिसाब से आप फिर इसमें मॉडिफिकेशन करके अपनी टीम भी बना सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये एनालिसिस बहुत अच्छी है, इसमें हालांकि हम काफ़ी मेहनत करते हैं, ये हमारा खुद का डिज़ाइन किया गया हुआ है, और यहाँ पर हम उस हिसाब से ही आपको टीम बना के दे रहे हैं कि भाई जैसा जो परफॉर्मेंस आई है, मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है वो हो सकता है, नहीं, जैसा ग्राउंड खेला है, जैसा हेड टू हेड इनके मुकाबले हुए हैं, वर्ल्ड कप में खेला है,
लास्ट 4 ईयर्स की कैसे परफॉर्मेंस आई उसके बेसिस पे मैंने आपको टीम दे दी है। तो इस हिसाब से आप खुद भी एनालाइज करके, खुद भी एनालिसिस करके अपनी टीम भी बना सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हो तो ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा, तो उसके लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। एफर्ट तो थोड़ा बहुत जाता है, आपको पता ही चल रहा होगा। और मिलेंगे आपसे दोस्तों अगले वीडियो में, जो अगला सेमीफाइनल होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में 16 तारीख को कलकत्ता में। तो वो भी एक अच्छा मैच होगा, इंटरेस्टिंग मैच होगा। यहाँ से उम्मीद करेंगे कि भारत जीत के फाइनल में पहुंचे अहमदाबाद में, और वहाँ पर फिर देखेंगे दूसरे मैच में कौन जीतता है, उसकी भी मैं एनालिसिस और टीम प्रेडिक्शन आपके लिए लेकर आऊँगा। चैनल पर बने रहे दोस्तों, ऐसे ही प्यार देते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।